अच्छा जी, इट्स पेज 2025 पेपर 1 वेरिएंट 2। लेट्स स्टार्ट द पेपर। 1.25 घंटे का पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मस्ट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैव? सो अ डायरेक्शन एंड अ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन जरूरी नहीं है क्योंकि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। अ डायरेक्शन एंड अ यूनिट स्केलर में नहीं होती है। मैग्नीट्यूड एंड अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होना जरूरी नहीं है, यानी सेंटी, किलो, मेगा ये जरूरी नहीं है। अब मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। अच्छा जी यार, आपके ए लेवल्स के कॉन्टेक्स्ट में तो चलो ये बात सही है, लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, ऐसे कई जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज है। चले ए लेवल्स में ही निकाल देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेन यूनिट है स्ट्रेन का, बताइए क्या स्ट्रेन का यूनिट होता है, नहीं होता? सर नहीं, नहीं लेकिन वो सर, रेशियो है ना। क्या सर वो रेशियो है। कुछ भी है तो आपकी तो यूनिट फिर, तो नहीं है। यही तो बोल रहा हूँ, फिर तो आपका एमसीक्यू गलत हो गया। ये जो बनाने वाला था वो नींद में बना रहा था ये एमसीक्यू। और ऐसे कई फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स के अंदर ही। रेनॉल्ड नंबर, नसल नंबर, प्रांटल नंबर, ऐसे कई फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि डायमेंशन लेस है, जिसमें यूनिट ही एग्जिस्ट नहीं करता। डायमेंशन लेस भी और यूनिट भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप बात को समझें, नहीं है, फिजिक्स के अंदर ही बता रहा हूं मैं ये बात। तो टेक्निकली उसको बोलना चाहिए था मैग्नीट्यूड। बस उसने जो यूनिट लगा दिया ना, उसने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। बहरहाल, आप फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, ए लेवल फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी सोचना चाहे तो नहीं सोच सकते, क्या बोलूं मैं, है खैर। तो आप डी पे करेक्ट आंसर, करेक्ट टिक करते हैं इसको। आ जाते हैं सालों में एक आध एमसीक्यू उस तरह के निकल आते हैं, ठीक है। सो आप डी पे इसको टिक करिएगा, सही है। आप यही कंसीडर करिएगा कि मैग्नीट्यूड है ना यूनिट, ठीक। आगे चलते हैं। व्हाट इज 0.25 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एक्सप्रेस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? ठीक है भाई, कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो ये 0.25 अपनी जगह, ये किलो है, किलो की जगह 10⁻³ नीचे आ जाओ, मिलीमीटर स्क्वायर है भाई। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? सो यहाँ पर तुमने पर मिलीमीटर स्क्वायर है तो नीचे डिवाइड में 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर करोगे तुम, ठीक है भाई, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए। और न्यूटन को तुम थोड़ी देर के लिए साइड में लिख दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.25, ठीक है, इंटू 10⁻³ + 6, और यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 9 का मतलब कि ये होगा 25 के बाद आपको तकरीबन 70 मिलेंगे, ठीक है। तो 33617, तो ये इसका डी करेक्ट आंसर बनता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में या नहीं आ रही बच्चों? सो दिस वुड बी D. A student calculates the density of a solid steel cube in an experiment. The measured mass is, ये m है, ये प्लस माइनस उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एंड द मेजर्ड लेंथ ऑफ द साइड इज, ये उसकी लेंथ है, ये प्लस माइनस उसकी अनसर्टेनिटी। क्लियर? एब्सोल्यूट। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टील? डेंसिटी पूछ रहा है, भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम चूंकि इसने बोला है कि वो सॉलिड स्टील क्यूब है, ठीक है, सॉलिड स्टील क्यूब है, और क्यूब की का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल क्यूब। तो यहाँ पे नीचे एल क्यूब लिख दो, सही है। तो मास कितना हो गया? 975, ठीक है भाई। होल डिवाइडेड बाई, डिवाइड करो आप। अब ये 50 मिलीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 5 का क्यूब कर दो। जरा मुझे बताओ कोई क्या आंसर आएगा। तो दिस वुड 7.8। अच्छा, मजे की बात, मैंने देखा ही नहीं, मेरे जहन में ही नहीं था कि इन्होंने सब में ही 7.8 दिया हुआ है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे कैलकुलेट तो हो गई क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली हमने। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए लिटरली हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, हम डायरेक्ट ही ये काम कर लेते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? तो देखिए, वी हैव दिस फॉर्मूला। कैसे? डेल्टा रो अपॉन रो, फॉर्मूला ये है ना हमारे पास। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम, ठीक, प्लस 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। क्लियर है? उसके बाद ये होल मल्टीप्लाई भी आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इधर भी 100 हो जाएगा। ये निकालना है आपको, ठीक।
आप जरा देखिए, डेल टाइम अपॉन एम, डेल टाइम है 10 डिवाइडेड बाई 975, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ भले मिलीमीटर में रख दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है भाई, होल मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। देखिए भाई क्या आंसर आता है, तो ये आएगा 10 डिवाइडेड बाई 975 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है, होल मल्टीप्लाई बाई 100, 7.02% यानी 7%, 20 का करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है भाई, इज दैट क्लियर? 20 का करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है इसकी 7.02%, बी करेक्ट आंसर है। द टाइम पीरियड, बेसिकली पीरियड of a pendulum is given by t is equal to 2 pi L upon G, where, और उसकी power n, where L is the length of the pendulum and G is the acceleration of the free fall. The equation is homogeneous. What is the value of n? एक ऐसा बच्चा जिसने ढंग से AS पढ़ा हो उसको पता होगा यहाँ n की वैल्यू 1/2 होगी, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला होता है t is equal to 2 pi under root L, ठीक है, ठीक, तो t is equal to 2 pi under root L upon G, ठीक है, जिसने ढंग से ये पढ़ा हो जाए तो उसने प्रैक्टिकल तो परफॉर्म किया होगा ना, तो ये वाला फॉर्मूला तो उसको याद ही होगा। सो एन की वैल्यू है, ये स्क्वायर रूट है तो ये 1/2 होना चाहिए, वो सी पे टिक कर दे। लेकिन क्यों उसने होमोजेनिटी कहा है और होमोजेनियस इक्वेशन के लिए कीवर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ नहीं इल्म है तो आप वही मेथड अप्लाई कर दें भाई, आप वहां से निकाल के कर लें। आए अगर अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड पे टाइम है, टाइम के लिए सेकंड हो जाएगा, राइट साइड पे 2 पाई है, 2 पाई का कोई यूनिट नहीं है। उसके बाद एल है, एल जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है तो उसके लिए मीटर यूज करेंगे डिनोमिनेटर में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके लिए मीटर सेकंड माइनस 2 और होल पे पावर एन, तो ये सेकंड है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मीटर से मीटर कैंसिल, ये सेकंड -2 ऊपर जाके ये सेकंड की पावर +2 हो जाएगी और इस पे होल पावर अगर मैं डालूं तो होल पावर स्पैन हो जाएगी। उसके बाद राइट साइड पे ये एस की पावर 2 और साथ पे एन लग जाएगा, लेफ्ट साइड पे ये एस की पावर 1 हो जाएगी। अब ये बेसिस सेम है तो ये पावर्स को जो है वो इक्वेट करा लो, 1 इज इक्वल टू, ठीक है, सो 1 इक्वल टू 2 इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1/2, क्लियर, सी करेक्ट आंसर है, सट है। ठीक है, आगे चलते हैं। द रेडियो वेव कैन बी यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द प्लैनेट जुपिटर। A pulse of the radio wave is emitted from the surface of the Earth. The pulse reflects from the surface of the Jupiter and is detected again on Earth. ठीक है, वो अर्थ की सरफेस से निकल रही है, जुपिटर पे जा रही है और वापस आ रही है, ठीक है, अर्थ से निकल के जुपिटर, जुपिटर से वापस जा रही है। टाइम बिटवीन इमिटिंग एंड रिसीविंग द पल्स इज 3, ये बेसिकली 2t हो जाएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर? और वो बात कौन सी कर रहा है, कौन सी वेव है, रेडियो वेव है। तो भाई रेडियो वेव है, ये इसका 2t गिवन है, तो आप स्पीड आपको पता है कि स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेके चलेंगे, तो वो डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो अब c की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय t, 2t गिवन है हमारे पास 3960, सो मैं 3960 डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, t की वैल्यू आ जाएगी सिंपल, तो ये वैल्यू आ रही है 5.94, ये करेक्ट आंसर है, 5.94 × 10⁻11 मीटर। सो जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो ए आंसर देगी, ठीक है। वैसे ये आंसर हमारा मीटर्स में आ रहा है, तो जब इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 डिजिट्स चले जाएंगे इसमें से, हमें 3 जो उसकी पावर है वो निकल कर किलो में चली जाएगी, ठीक है। द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ कार, ठीक है, which statement is correct? The car accelerates, अच्छा जी, the car accelerates for 2 seconds then stop for 4 seconds, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। कार 2 सेकंड तक एक्सेलरेट कर रही है, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, इनकरेक्ट। द कार एक्सेलरेट्स एट 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 सेकंड्स। अच्छा, वो कह रहा है कि कार जो है 2 सेकंड तक 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है। इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल के चेक कर लो, इस लाइन का ग्रेडियंट आपको क्या देगा, इस लाइन का ग्रेडियंट आपको देगा एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ग्रेडियंट से, ग्रेडियंट हो जाएगा राइज अपॉन रन, राइज क्या है 12 है, रन कितना है 2 है, तो ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस हिसाब से बी भी इनकरेक्ट। वो तो कह रहा है 2 सेकंड तक 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसने एक्सेलरेट किया, बल्कि हकीकत में उसने 2 सेकंड तक
6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट किया। द कार ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर इन फर्स्ट 4 सेकंड। वो कह रहा है कि फर्स्ट 4 सेकंड में, यानी कि यहां तक कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 36। आओ निकालते, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल। पहले ट्राइंगल का निकालते हैं, 1/2 इंटू, यानी कि ये पहले ट्राइंगल है, उसके बाद ये एक रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है। क्लियर, बारी बारी देखते हैं दोनों को। ठीक है, ये ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल है। क्लियर, आप जरा निकालते हैं इसकी। तो 1/2 इंटू एडजेसेंट है, एडजेसेंट कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी 12 प्लस ये जो है रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल को चेक करो तो 4 - 2 2 होता है और वर्टिकली उसकी हाइट 12 हो जाएगी। सो 4 - 2 इंटू 12, सही है भाई। ये आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा 202 202 to 12 प्लस 2 इंटू 12, तो ये 36 आएगा। इस हिसाब से बिल्कुल सही कह रहा है, सीज का करेक्ट आंसर है 36 मीटर का ही उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट, अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1.0 kg फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन अ वैक्यूम। ठीक है, 1.0 kg का सॉलिड है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है इन अ वैक्यूम। When the speed of the object is 60 meter per second, an additional resultant force of 50 Newton suddenly starts to act vertically upward on the object. So, what is the speed of the object 2 seconds after additional force acts to the starts to act? यानी अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ बनाऊं, लेट्स सी, तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली जो फोर्स है उसका वेट है, उसको mg कर लो आप। तो वेट mg हो जाएगा और 1 इंटू यानी 9.8 ही हो जाएगा। तो दिस वुड बी 9.81 न्यूटन। अच्छा, व्हेन द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जब उसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड में पहुंचती है, एडिशनल कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन स्टार्ट्स टू एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। एक एडिशनल कांस्टेंट फोर्स जो है उस पर लगना शुरू हो जाती है, स्टार्ट्स टू एक्ट। ठीक है, और वो 50 न्यूटन की, यानी कि ये जो है ऐसे बना देते हैं सिर्फ समझाने के लिए, 50 न्यूटन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन से जो है वो उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे एम ए। तो ये मास उसका कितना दिया हुआ है 1 kg मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ए, रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी 50 - 9.81। ठीक है भाई, तो 50 - 9.81, बच्चों सॉल्व 40.19, सो 40.19 is the acceleration. So acceleration की वैल्यू हो गई 40.19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ये आ रहा था नीचे। अब सुनो, एक फोर्स लग रही है इस पे अपवर्ड 50 न्यूटन की, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फ्लिप हो गई, पहले नीचे थी, अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फ्लिप हो गई। तो ये जो एक्सेलरेशन आपकी आ रही है ना, हमने क्या लिया है, हमने अपवर्ड, देखो हमने 50 - 9.8 किया है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपवर्ड जाएगी जबकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। सो वी हैव टू कंसीडर हियर अ नेगेटिव साइन, हमें एक नेगेटिव साइन कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, या तो हम यूं कर लें, या दूसरा हम यूं कर सकते हैं कि 9.81 में से 50 निकाल दें, फिर जाके हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा। दोनों प्रोसीजर सही है हमारे। आ रही बात समझ, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, and the direction of resultant force is upward. That's why we have got a negative sign. एक नेगेटिव साइन हमें मिलेगा। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने फिर बताया कि या तो आप 9.81 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लें, इसको नेगेटिव कंसीडर कर लें। ठीक है, फिर आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होनी है। दिस वुड बी योर इनिशियल वेलोसिटी, वी हैव टू फाइंड द फाइनल वन। अब करें a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ए इंटू डेल्टा टी करें इज इक्वल टू v माइनस यू, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू डेल्टा टी, a इंटू डेल्टा टी कर लें। u कितना है 60, उसके बाद माइनस हो जाएगा 40.19 मल्टीप्लाई बाई 2। अब कर लें, अब सही आएगा 60 इंटू 40.19 इंटू 2, दिस वुड गिव यू
20.38 मीटर पर सेकेंड, और जो कि राउंडेड ऑफ होगा वन सिग्निफिकेंट फिगर में 20 पे, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होगा। क्वेश्चन नंबर 8, a stone is thrown and follows a curved path. Air is negligible, ठीक है। Why does the path have this shape? The stone has a constant horizontal acceleration and a constant vertical velocity. Vertical velocity is not constant, ठीक है, याद रखिएगा। The stone has a constant horizontal velocity, ये बात बिल्कुल ठीक है, and a constant vertical acceleration, ये ठीक है, इस वजह से भी करेक्ट आंसर होगा। वर्टिकल एक्सेलेरेशन जो ए वाई है वो हम नेगेटिव जी लेते हैं, यानी नेगेटिव 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे होते हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो आपका यू एक्स होता है, वो कांस्टेंट ही रहता है थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है हर जगह पे, ऊपर भी यहाँ भी, ठीक है, अगर अगर आपकी एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल हो तो। उसके बाद आगे चलते हैं। द रॉकेट इंजन इजेक्ट्स 90 kg of exhaust gas per second. So this is the mass flow rate which is given 90 kg per second. To at a vertical speed है 190 meter per second relative to the rocket. What is the force acting on the rocket due to the ejected gas? अच्छा भाई, अब ये देखो रिजल्टेंट फोर्स है वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये होगा v कांस्टेंट है, मास चेंज हो रहा है, मास फ्लो, तो ये v डेल्टा टाइम अपॉन डेल्टा टी होगा। तो v कितना है 190 मल्टीप्लाई बाई 90, तो 190 मल्टीप्लाई बाई 90 कितना होता है 190 मल्टीप्लाई बाई 90, दैट विल गिव यू 17100 न्यूटन। तो ये राउंड ऑफ होके 17 किलो न्यूटन पे जाएगा, ठीक है, इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। सही बच्चों। नेक्स्ट है, which statement does not describe an elastic collision between two objects? ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स को इसमें से कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब नहीं कर रही? लेट्स सी। द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इक्वल्स द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। ये तो होता है, हमने ये ड्राइव करके आपको दिखाया भी था, ठीक है, कि उनकी जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करा के सॉल्व करके थोड़ा हमने वहां से आपको ड्राइव कराया था, तो ए इनकरेक्ट हो गया। टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंजर्व, ये भी ठीक बात है, तो ये भी गलत नहीं है, मतलब वैसे गलत है ये, एमसीक्यू के हिसाब से गलत है, वैसे ही एकदम ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस, नहीं। इलास्टिक कोलिजन में, इफ यू टॉक अबाउट इलास्टिक कोलिजन, सो इलास्टिक कोलिजन में ये जो है वो रिड्यूस हो जाती है, तो ये इनकरेक्ट है, इसलिए ये सही आंसर है। A cyclist is riding at a constant speed on a level road. According to Newton's third law of motion, what is equal and opposite to the backward push of the back wheel on the road? ठीक है भाई, भाई अगर वो व्हील, उसको मैं बना के दिखा देता हूँ इधर, ठीक है, सपोज दैट भाई ये व्हील है, अब ये है रोड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये है रोड, अगर इस रोड को वो बैकवर्ड पुश कर रहा है, ठीक है, अगर इस रोड को वो बैकवर्ड पुश कर रहा है ऐसे, ठीक है, यूं पुश कर रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन की अकॉर्डिंगली हमें एक फॉरवर्ड फोर्स चाहिए होगी, ठीक है, तो यानी कि जो रोड है उस व्हील को फॉरवर्ड पुश करेगा, तो इस हिसाब से जो है वो इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। A stone is released from the rest and falls along a distance in air. This graph, ठीक है, a stone is released from the rest and falls along a distance in air. Which graph shows the variation with time t of the acceleration of the stone? ठीक है, अच्छा, अगर एक पत्थर को जो है वो रिलीज किया गया, वो पत्थर जो है वो गिर रहा है एक सर्टेन हाइट से, तो वो एयर की बात कर रहा है, यानी वो हमें हिंट दे रहा है कहीं ना कहीं के ड्रैग फोर्स अवेलेबल है, और अगर ड्रैग फोर्स अवेलेबल है तो वी नो दैट कि शुरू में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम होती है, ठीक है, शुरू में रिजल्टेंट फोर्स वेट की इक्वल होती है, और जैसे जैसे टर्मिनल वेलोसिटी वो अचीव कर रहा होता है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो डिक्रीज होते 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 जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होते होते फिर जीरो हो जाती है, क्लियर? तो इसका मतलब है कि शुरू में एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, बाद में कम होगी। अब इधर देख लो, यहाँ पर एक्सेलरेशन तो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़े उसके बढ़ने का रेट कम है लेकिन इंक्रीज ही हो रही है, और टॉप पे भी जाके वो जीरो नहीं हो रही है एक्सेलरेशन। ए इनकरेक्ट हो गया।
बी पे जाओ, बी पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इस पे हम बात करते हैं, बताता हूँ मैं अभी उसको आपको, ठीक है। सी तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, बी और सी पे चलते हैं। देखिए बी में शुरू में एक्सेलरेशन ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स का कंपैरिजन करूं, इसका इसका, ठीक है, तो एक चीज देख लीजिए कि एक्सेलरेशन का जो है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का ये रिलेशन आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सो टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन को जो है वो इस तरह से, यानी कर्व के तौर पे डिक्रीज होना है, उसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व बनेगा, कर्व के शेप का बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता। एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में नहीं है ना, टर्मिनल वेलोसिटी आपको अचीव करनी है, ठीक है। तो उसके लिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ने का जो रेट है वो कम होता चला जाता है, वेलोसिटी बढ़ रही होती है लेकिन वो बढ़ने का रेट कम होता चला, यानी कि न्यूमरेटर में जो इजाफा होता है ना वक्त के साथ साथ, वो इजाफा, वो चेंज बहुत कम होता चला जाता है, यानी अप्रोक्सीमेटली ये कांस्टेंट होने को अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है। आरी बात समझ, यानी कि यूं समझे कि इसका जो चेंज है ना, चेंज वो वो आहिस्ता 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 बढ़ना बंद कर देता है, यानी इसका चेंज जीरो को अप्रोच कर रहा होता है। दैट्स द ओनली रीजन कि ये कर्व आपको मिलेगा यहाँ पे। आ रही बात समझ में, ठीक है। यानी इसका और इसका रिलेशन जो है एक न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में, तो इस वजह से आप देखें तो इसका रिलेशन समहाउ, ठीक है, कुछ इस तरीके का है, ठीक है, y और k अपॉन x का, ठीक है, इस तरह से ये आपको ये वाला ग्राफ मिलने वाला, डी वाला, आपको बी वाला ग्राफ नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? आगे चलें। An empty cart is moving along a horizontal track at a constant velocity. The stiff forces acting on the cart are negligible. A heavy rock is dropped vertical into the cart. The cart continues in moving to move horizontally with the rock inside. How does the momentum and kinetic energy of the cart with the rock inside compares with the momentum of the kinetic energy of the empty cart? वो कह रहा है कि भाई जब ये रॉक इसमें आएगा तो आने से पहले मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का कंपैरिजन, इस रॉक के आने के बाद मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन कैसे करेंगे? देखो जैसी जिस वक्त अभी ये रॉक नहीं आया ना तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं लेंगे। हॉरिजॉन्टल पे बात करेंगे क्योंकि मेन हमारा जो झगड़ा है वो कार्ट के ऊपर है, तो कार्ट तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल ही लेंगे एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस नहीं लेना। ये अच्छा अब फर्स्ट करो ये जा रहा है मोमेंटम से, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से चलते हैं, ठीक है। अब चलो आगे। अच्छा अब जैसे ही ये रॉक इसमें गिरेगा, गिरने के बाद जो मास होगा वो टोटल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। भाई मास के इंक्रीज होने से वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी ये लेफ्ट साइड पे जो ये क्वांटिटी है ना ये दैट विल रिमूव, ठीक है, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, ठीक है। यानी इससे भी हम कर सकते हैं और एक और फॉर्मूला हमारे पास है उससे भी समझा देता हूँ, चलो पी स्क्वायर अपॉन 2m, दोनों से ही कर लेता हूँ, ठीक। अब ये है कि मोमेंटम इज कंजर्व उस रॉक के गिरने से, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे में हमारा मोमेंटम है दैट विल रिमेन कंजर्व। तो वो कह रहा है कि स्मॉलर मोमेंटम गलत हो गया, स्मॉलर मोमेंटम गलत हो गया, सेम मोमेंटम, सी या डी में से करेक्ट आंसर है हमारा। अब वो कह रहा है कि स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी, इधर कह रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी। अब जरा सुनिएगा भाई, सीन कुछ यूं है कि जब मास बढ़ा, ठीक है ना, रॉक गिरा, मास बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हो गई? डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, वेलोसिटी पे है स्क्वायर, जिस पे स्क्वायर होता है उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, जब वेलोसिटी पे स्क्वायर है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से सी करेक्ट आंसर है। अब इस इक्वेशन से समझ लो, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मास तो इंक्रीज हो गया ना, तो जब मास इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो, सी करेक्ट आंसर है। क्लियर? दोनों इक्वेशन से कर सकते हो। आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि a wooden block is held stationary in a container of water using a string that is attached to the both the wooden block and the bottom of the container. The wooden block has a mass m and volume v. The water has a density rho. The acceleration of the free fall is g. What is the magnitude of the force acting on the block due to the tension in a string? पहली बात, ये इसने इसको पकड़ा हुआ क्यों है सोचो, इसलिए भाई कि टेक्निकली समझो, दिमाग लगाओ, तो इसकी जो अपथरस फोर्स होगी वो यकीनन बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये ऊपर भागने की कोशिश कर रहा होगा, और टेंशन इसको इसलिए दी होगी रस्सी के थ्रू ताकि वो उसको नीचे बांध के रखें, रोक के रखें। एक फोर्स इस पे और है,
ठीक है, वो एक फोर्स और है, वो एक फोर्स है वेट, टेंशन भी है डाउनवर्ड। ठीक है, अब ये दोनों बैलेंस है नहीं, आप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट प्लस टेंशन। आपको निकालनी है टेंशन, टेंशन को एक तरफ कर लें, टेंशन वाकई एक तरफ होनी चाहिए लाइफ के अंदर, ये लाइव लेसन ले लीजिए। तो अब थ्रस्ट किसके बराबर होगा, रो जी वी के, इसका फार्मूला भी यही है, और ये होगा एम जी के, तो रो जी वी माइनस एम जी इज इक्वल टू टेंशन। और उसने टेंशन का ही पूछा था, ठीक है, उसने टेंशन का ही पूछा था, इस बात पे मारे ताली। तो ये हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर। ठीक है, टेंशन के बारे में पूछा था ना, ऐसे ही है। So question number 15, a square shop sign of uniform density has a mass of 2.4 kg. यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब ये होगा कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडवे पे इधर कहीं होगी और इसका वेट इधर कहीं ना कहीं एक्ट करेगा। ठीक है, कैसा, ठीक है, तो इसका वेट कुछ यूं एक्ट करेगा। अच्छा जी, वो कह रहा है कि अच्छा उसकी लेंथ भी गिवन है, उसका मास गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है, और क्या क्या गिवन है, द साइन इज सपोर्टेड बाय द हिंज along its top edge. There is a friction in the hinge so that the sign hangs from it in equilibrium at an angle of 15 degree to the vertical. अच्छा, इसका मतलब है कि ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शन है ना यहाँ पे, वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही होगी, तभी तो वो यहाँ पर आके रुका हुआ है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है हिंज में, वो उसको जो है इस डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। What is the moment about the hinge of the weight of the sign? इस पॉइंट पर ये जो वेट है, ये कितना मोमेंट लगा रहा होगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, अब वेट है, जाहिर सी बात है वेट की डायरेक्शन ये है। तो अब अगर मैं यहाँ से यूं पीछे की तरफ जाऊं तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, और यहां से लेकर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आई हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। ये कैसे पता करेंगे, अच्छा भाई ये 0.86 है, इसका आधा कर लो यहाँ तक, ये हाफ हो जाएगा उसका, तो 0.86 डिवाइडेड बाई 2.43, ठीक है, तो दिस वुड बी 0.43 यहां से लेकर यहां तक। क्लियर, आप चाहो तो भाई यहां से ये हो गया, ये एंगल आपको गिवन है, ये है 15 डिग्री, ये आपको डिस्टेंस निकालना है, ये रेड वाला, ठीक है, इसका नाम रख दो एक्स, एक्स निकालना है आपने। तो x इज द डिस्टेंस, अभी कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0.43 साइन ऑफ 15 डिग्री, दिस विल गिव यू x। ठीक है भाई, कैसे निकला, ये x है, ये एंगल के सामने वाला है, तो अपोजिट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो अपोजिट और हाइपोटेनस का रेशियो साइन आएगा, सॉल्व करें और ये निकालें। सो 0.43 साइन 15 डिग्री हो गया, तो आप वेट को मल्टीप्लाई करेंगे x से, खत्म। सो आप मोमेंट निकालेंगे तो वेट मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज x। सो वेट कितना है, वेट कितना है, कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, हाँ। सो दिस इज 2.4 टाइम्स 9.81 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू ये रही 0.43 साइन ऑफ 15 डिग्री। जी बच्चों जरा सॉल्व करना, बताना क्या वैल्यू आई है, 15 डिग्री, दिस इज 2.62, ये करेक्ट आंसर है, आंसर आती है। Question number 16 में कि a block is submerged vertically in a liquid. The four diagram shows the block viewed from the side. Which diagram shows to scale the forces exerted on equal areas of the block by liquid? अब देखो भाई, बात ये है कि हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो प्रेशर इन अ डेप्थ, एक सेकेंड, कि जो प्रेशर है वो इन अ डेप्थ वो इक्वल होता है लिक्विड में रो जी एच, और उस प्रेशर की जगह अगर तुम ये लिखो फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो ये रो जी एच हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो फोर्स इक्वल्स टू रो जी एच और ए। ठीक है, अब जरा ये चीज समझ लेना, क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि द ब्लॉक इज सबमर्ज्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड, द फोर डायग्राम शोज द ब्लॉक व्यू फ्रॉम द साइड, व्हिच डायग्राम शोज टू स्केल। अब ये देखो टू स्केल को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इक्वल एरियाज, ठीक है, इक्वल एरियाज को भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब जरा समझना, यानी जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते चले जाओगे, आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते चले जाओगे, आपकी हाइट यानी जो मतलब एच की वैल्यू है, डेप्थ की वैल्यू, वो इंक्रीज होती चली जाएगी, वैसे वैसे फोर्स भी इंक्रीज होती चली जाएगी, फोर्स ने भी इंक्रीज होना है। ठीक है, तो जितने भी ये साइड वाली वॉल्स हैं,
ठीक है, उनपे फोर्सेस इंक्रीज होगी डेप्थ के इंक्रीज होने के साथ साथ। ठीक है, तो इस हिसाब से डी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है उसके एरो सबके सेम है, और ये टू स्केल डायग्राम में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस हिसाब से डी इनकरेक्ट हो जाएगा। बी में तो यहाँ पर कोई कुछ बनाया हुआ ही नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो बी में कुछ है ही नहीं, कुछ बनाया हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब है बी और डी दोनों ही इनकरेक्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए एंड सी। ठीक है, अब ए और सी पे बात करते हैं। देखो, ए और सी को अगर तुम गौर करो तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये समझना कि सी की अगर मैं बात करूंगा तो देखो, ये यानी इस पॉइंट को यहां से लेकर, फर्स्ट करो यहां पर कहीं ना कहीं वाटर मौजूद है या लिक्विड मौजूद है। सो यहां से लेकर यहां तक की जो डेप्थ हो गई उसको H1 कंसीडर कर लो। ठीक है, और यहां से लेकर ये जो साइड वाला है इसको H2 कंसीडर कर लो। ठीक है, अब H1 की जो डेप्थ है वो H2 से कम है। वी नो दैट के H2 इज ग्रेटर देन H1। सो H2 की डेप्थ ज्यादा है तो इस पॉइंट पर प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इसका जो एरो बनाया हुआ है यहाँ पर, वो एरो का साइज इस टॉप वाले एरो से छोटा है, जो कि ज्यादा होना चाहिए, नहीं है। तो इस हिसाब से सी भी क्या हो जाएगा भाई, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो कुरा निकलेगी ये वो ए की नाम की निकलेगी। यानी ए में ये होगा कि आप देखो जितना बड़ा साइज इस एरो का है, ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा साइज, ऑलमोस्ट आई मीन मोर और लेस उतना ही बड़ा साइज साइड के एरो का है। ठीक है, तो इस हिसाब से। और सब फिर एक और बात कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे ये जो एरोज हैं, ठीक है, ये एरोज हैं, ये इनके जो साइजेस हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, लीनियरली रिलेटेड है, यानी कि ये फोर्स के साथ और ये डेप्थ जो है ये आपस में कनेक्टेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एच बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी। इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर बनता है वो A1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा था डायग्राम शो द कपल। ये कपल है, ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी, अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है, उसके अलावा अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है, इक्वल मैग्नीट्यूड की है। हाउ इज द टॉर्क ऑफ द कपल कैलकुलेटेड? बहुत आसान है कि एक फोर्स को पकड़ लो और ये जो बीच में डिस्टेंस है परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। तो बी करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी इसमें हम लोग ये करते थे कि ये F मल्टीप्लाई पे ये पूरा डिस्टेंस जो है इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस पूरे डिस्टेंस से। A ball of mass 1.2 kg travels horizontally at a speed of 3.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये उसका मास है, हॉरिजॉन्टली जा रही है, उसकी स्पीड है। द बॉल इट्स अ क्वेश्चन एंड कम्स टू रेस्ट, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ, ये उसने डिस्टेंस कवर किया। व्हाट इज द वर्क डन बाय द क्वेश्चन ऑन द बॉल टू ब्रिंग द बॉल टू रेस्ट? सब अब ये जो उसने बोला ना कि बॉल टू ब्रिंग द बॉल टू द रेस्ट, ये यूजफुल वर्क डन है। दिस इज यूजफुल वर्क डन, और यूजफुल वर्क डन हमेशा निकलता है रिजल्टेंट फोर्स से। यानी हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो हमें वर्क डन निकालना है, लेकिन वर्क डन आएगा रिजल्टेंट फोर्स से। ठीक है, यूजफुल वर्क डन है, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ही उसको क्या रेस्ट में लाना है, टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट। तो तभी तो क्वेश्चन रखा हुआ है। तो अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आपको ma चाहिए, उसके लिए एक्सेलेरेशन चाहिए। एक्सेलेरेशन आती है v माइनस यू अपॉन टी से भी आ सकती है। एक और तरीका है कि आप 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से भी करो, यहाँ से कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ से एक्सप्रेशन निकालो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। उसके बाद उसको आप यहाँ भी रख सकते हो, इस वाले फॉर्मूले में रख सकते हो, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स वाले फॉर्मूले में। तो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर हो गया, मास इनटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, और मास कितना है 1.2 टाइम्स फाइनल 0 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.02। ठीक है, यहां से आपकी रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। ठीक है, वट एवर बी द वैल्यू रिजल्टेंट फोर्स की जो भी वैल्यू है वो है मेरे ख्याल में 270 न्यूटन। अब आप यहाँ से वर्क डन निकालोगे तो रिजल्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 270 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो आपका आंसर आएगा 5.4 जूल्स। ठीक है भाई, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। A box of mass 4.9 kg is pushed at a constant velocity। बहुत अच्छा सवाल, फॉर्मूला निकाल लीजिए इसका, फॉर्मूला निकाल लीजिए। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P at the bottom of an inclined plane to point Q at the top, the box is pushed by the force of 64 Newton acting parallel to the slope। ठीक है,
ये जो इसको एक तरह का पुश मिल रहा है, ये वो वाली फोर्स है 64 न्यूटन. द स्लोप इज इंक्लाइंड at an angle of 20 degree to the horizontal and the box moved through a vertical height of 5.8 meter. What is the work done against the frictional force acting on the block between P and Q? क्या फॉर्मूला था इसका बच्चों, कुछ याद है? ठीक है, work done is equals to change in gravitational potential energy plus change in kinetic energy plus work done against friction. If you remember the formula. तो है भाई, अब द स्लोप ये रहा. Work done is equals to change in gravitational potential energy plus change in kinetic energy plus work done against friction. समझ आ रही है बात? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. अब द स्लोप के लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, आ जाओ. ठीक है भाई, सो दिस इज, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, मैं नीचे डिवाइड में टाइम नहीं लिख रहा. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसको बाद में कर लो, प्लस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. अब चूंकि उसने एक बात बोली है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो हो जाएगा. तो अब वर्क डन इज इक्वल टू, अब ये अब निकालना क्या है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है. ठीक है, अब जरा देखो क्या क्या चीजें मौजूद है. यहाँ पर ये फोर्स मौजूद है, तो इस वर्क डन को खोल के लिख देते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाई इसको हम डिस्टेंस को डी कर देते हैं. ठीक है, ठीक. और यहाँ पर ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये mgh हो जाएगा प्लस fd हो जाएगा. हमें fd निकालना है, याद रखना हमें fd निकालना है. तो fd को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये कैपिटल F इंटू डी माइनस का mgh कर लेते हैं. क्लियर? ये हो गया 64 मल्टीप्लाई बाई डी. अब डी हमारे पास नहीं है, डी कहाँ से निकालें? ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.8 डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू साइन ऑफ 20 डिग्री. नाउ इट्स करेक्ट. तो d is equal to 5.8 divided by sine 20 degree. So ये हो जाएगा 5.8 divided by sine of 20 degree minus का m. m कितना है, मास उसका कितना है 4.9. This would be 4.9. This would be 4.9 multiplied by 9.81 multiplied by h 5.8. ठीक है, सॉल्व करें और प्लीज सॉल्व करके इसको बताएं क्या आंसर. 806.552 जूल्स. ये एफ डी का प्रोडक्ट है एंड दिस इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. क्लियर है? इस हिसाब से भाई इसका बी करेक्ट आंसर बनता है. इज दैट क्लियर बच्चों? इसका आंसर हमारे पास बी बनता है. आगे चलते हैं. विच एक्सप्रेशन गिव द एफिशिएंसी ऑफ आवर सिस्टम. एफिशिएंसी ऑफ आवर सिस्टम निकालनी है, देखते हैं क्या है. टोटल एनर्जी इनपुट, इनपुट कभी भी ऊपर नहीं आता. ठीक है, इनपुट कभी भी ऊपर नहीं आता. बी में क्या है, यूजफुल एनर्जी आउटपुट, आउटपुट ही ऊपर आएगा लेकिन वेस्ट कभी भी नहीं आएगा. इनकरेक्ट हो गया. सी में यूजफुल एनर्जी आउटपुट, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा, वेस्ट कभी भी नहीं आता. आई स्टोन हैज अ कॉपर वायर एंड स्टील वायर विद इक्वल लेंथ. याद रखना दोनों के अंदर लेंथ इक्वल है, ये कंपैरिजन समझ लेना. इक्वल लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इक्वल है. टोटल द स्टूडेंट हैंग्स आइडेंटिकल लोड्स, लोड भी इक्वल है. द एक्सटेंशन ऑफ द टू वायर्स आर डिफरेंट, एक्सटेंशन उसकी डिफरेंट है. ठीक है भाई, उसकी एक्सटेंशन डिफरेंट है. The student calculate the stress, strain, and Young modulus of each of the wire, which are identified with a tick the calculated values that are equal for both wires. ठीक है, तो Young's modulus बराबर होता है stress upon strain के. ये होगा force per unit area, ये होगा extension per unit length, original length. तो ये हो जाएगा FL upon EA. अब जरा ध्यान से सुनो. ठीक है, क्या चीजें, वो लेंथ इक्वल है, एरिया जो है वो इक्वल है, आइडेंटिकल लोड्स हैं, तो फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन में. ठीक है, यानी न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर, ठीक है, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा दोनों का. ये दोनों के फोर्सेस, लोड भी सेम है, एरिया भी सेम है, यानी कि ये न्यूमरेटर में स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. स्ट्रेस विल रिमेन सेम. ठीक है, याद रखना स्ट्रेस विल रिमेन सेम. तो
फर्क किस पे पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है डिनोमिनेटर में। अच्छा भाई, अब डिनोमिनेटर में फर्क कैसे पड़ रहा है इसको समझो। स्ट्रेन चेंज हुआ कैसे? क्योंकि आपने क्या किया, आपने उसकी एक्सटेंशन को डिफरेंट कर दिया। आप डिफरेंट का मतलब है चलो ज्यादा कम कुछ भी ले लो, एक्सटेंशन को चलो थोड़ी देर के लिए एक्सटेंशन को हम कंसीडर कर लेते हैं। एक्सटेंशन फॉर एग्जांपल एक में ज्यादा एक में कम हो गया, तो एक्सटेंशन अगर ज्यादा हुआ तो डिनोमिनेटर में स्ट्रेन है उसमें फर्क पड़ गया, स्ट्रेन डिफर कर गया। स्ट्रेन डिफर करेगा तो यंग मॉडुलस भी डिफर करेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? यंग मॉडुलस डिफर करेगा। ठीक, तो इस हिसाब से यंग मॉडुलस सेम तो नहीं रह सकता, तो इसने सेम वालों पर टिक लगाया है। ठीक है, जो सेम है या इक्वल है उन पर टिक लगाया, तो इस हिसाब से सी और डी तो गया। ठीक है, तब आओ ए बी के ऊपर। ए और बी में चेक करना है सेम क्या रहेगा। स्ट्रेन भी सेम नहीं रहेगा क्योंकि एक्सटेंशन डिफर की है। जब आपकी एक्सटेंशन डिफर की गई है, दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, तो आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू, स्ट्रेन की वैल्यू भी डिफरेंट है। इस हिसाब से आपका ये भी इनकरेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर ओनली स्ट्रेस होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया ये चेंज नहीं हो रहा, फोर्स भी दोनों की सेम है, एरिया भी सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो स्ट्रेस सेम है, तो उस पे ए पे टिक करेंगे आप। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट है टू स्प्रिंग एक्शन वाई स्ट्रेच इलास्टिकली, द ग्राफ शोज अ वेरिएशन विद एक्सटेंशन एक्स of the force F applied to each of the spring. अच्छा भाई, चलिए which statement is correct? वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। When each spring is given the same extension, the energy stored in Y is 4 times, यानी एनर्जी का कंपैरिजन कर रहा था, दोनों की एनर्जी निकाल लेते ना यार, दोनों के ग्राफ का एरिया निकाल लेते तो एनर्जी भाई। वो कह रहा है कि फॉर द सेम एक्सटेंशन, फॉर द सेम एक्सटेंशन, ठीक है, फॉर द सेम एक्सटेंशन। और यहाँ पे उसने कहा है कि व्हेन द सेम फोर्स, व्हेन द सेम फोर्स, ठीक है, दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो एनर्जी स्टोर की बात कर रहे थे, जरा दोनों को करके देख लेते हैं बारी बारी। तो देखो, अगर मैं सेम एक्सटेंशन की बात करूं, सपोज दैट सेम एक्सटेंशन दोनों में रखूं, इसको बिल्कुल बीच में लेकर आ जाऊं, सो जो रेशू ये 10 है, सुनना, जो रेशू यहाँ 20 है, यहाँ पर 10 है, यानी ये 20/10 का रेशू है, वही रेशू यहाँ पर ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। याद रखना इस बात को, रेशू सेम रहेगा दोनों का, ताकि स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहे। अब मैं एरिया निकाल के चेक करूंगा इसका, इस छोटे से हिस्से का एरिया निकाल के चेक करूंगा। ठीक है, छोटे से हिस्से का एरिया निकाल के चेक करूंगा इसके एरिया के साथ। ठीक है, कि क्या कंपैरिजन है, क्योंकि यहां पर भी सेम एक्सटेंशन है, यहां पर भी 5 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन है। ठीक है, आ रही बात समझ लो। सो यहाँ पर जरा एनर्जी निकालते हैं, उसका एरिया निकालते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एरिया से निकलती है, फोर्स और एक्सटेंशन के ग्राफ से। 1/2 into 5 एक्सपोनेंट -2 मल्टीप्लाई बाई 10, 1/2। अब ये 2 1 से 2, 2 5 से 10 कर लो उसको। ठीक है, तो 5 5 से 25 इंटू 10⁻⁻2 जूल हो गया। ठीक है, सही है भाई, 25 एक्सपोनेंट -2 जूल हो गया। और यहां पर अगर आओ इस वाले ग्राफ में, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाई 80, तो ये हो जाएगा 40। 40 इंटू 5 200 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब ये दो एनर्जीज हैं, एक 200 आ रही है, एक 25 आ रही है। अगर मैं दोनों का रेशो करूं तो ये 200 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻2 करूं, सो ये 25 को करो तो ये 8 टाइम्स आएगा। अगर दोनों की सेम एक्सटेंशन होगी, ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसको मैं 8 टाइम्स करूंगा तो y की एनर्जी आ जाएगी। यानी y के अंदर जो एनर्जी होगी वो x की एनर्जी का 8 टाइम्स होगी, 8 गुना होगी। कब होगी? जब दोनों में सेम एक्सटेंशन होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? सो रेशो इज 8। ठीक है, तो इस हिसाब से जब सेम एक्सटेंशन होगी, इस हिसाब से बी करेक्ट आंसर है। चेक कर लो, when each spring is given the same extension, the energy stored in y is 8 times the energy stored in x। इस हिसाब से बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर? बी हमारा करेक्ट आंसर है, ये मैंने बता दिया रेशो निकाल के दोनों एरियाज। नेक्स्ट है, which phrase describes the strain and elastic limit on a stress strain graph? Which phrase describes the stress, strain and elastic limit? Strain
और इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है। मैक्सिमम स्ट्रेन बिलो विच द हुक्स लॉ इज ऑपरेट, नहीं, गलत। ठीक है, वो क्या कह रहा है, स्ट्रेन को और इलास्टिक लिमिट को। सुनिएगा, ठीक है, पहली बात, ये मैक्सिमम नहीं होता भाई, ये मिनिमम होता है। इज दैट क्लियर? ये मिनिमम होता है, मिनिमम स्ट्रेन होता है। ठीक है, दूसरा ये कि सी, इसका मतलब ए बी तो क्या, मिनिमम स्ट्रेन अबव विच द हुक्स लॉ इज ऑपरेट, नहीं। ठीक है, मिनिमम स्ट्रेन अबव विच द डिफॉर्मेशन इज प्लास्टिक। ठीक है, इससे ऊपर डिफॉर्मेशन क्या होगी, वो प्लास्टिक होगी। क्लियर? किसको पता करने के लिए कह रहा है, इलास्टिक लिमिट को। यानी इफ यू रिमेंबर द ग्राफ ऑफ इलास्टिक लिमिट, अगर आप इलास्टिक लिमिट के ग्राफ को समझते हो, तो इलास्टिक लिमिट के ग्राफ में ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, और ये ग्राफ आपका शुरू में ऐसे जाता है स्ट्रेट, उसके बाद इस तरह से कुछ जा रहा होता है। क्लियर? सो यहाँ इसके बाद, इस जगह के बाद, इस एरिया के बाद इधर ये प्लास्टिक रीजन होता है, ये इलास्टिक रीजन होता है, इस जगह पे कहीं पे, यहाँ पर कहीं पर आती है आपकी इलास्टिक लिमिट। आ रही बात समझ में? तो ये कह रहा है कि ये वो इलास्टिक लिमिट है कि जिसके आगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है। हुक्स लॉ तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो है वो अप्लाई होता है। फिर मैक्सिमम का वर्ड हम यूज इसलिए नहीं कर रहे, मैंने कहा ना कि ये शुरू के जो दो हमने कैंसिल किए हैं उसका रीजन ये है। अभी मैक्सिमम मिनिमम की चलो हम बात नहीं भी करते, तो शुरू के दो कैंसिल करने का रीजन ये है कि इलास्टिक लिमिट का हुक्स लॉ से, इलास्टिक लिमिट का हुक्स लॉ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, शुरू के दो कैंसिल करने का ये रीजन है कि इलास्टिक लिमिट का हुक्स लॉ से कोई लेना देना नहीं है, प्रोपोर्शनल लिमिट का हुक्स लॉ से लेना देना होता है। आ रही बात समझ में? इस वजह से शुरू के ए बी को वैसे भी आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा, वो डी करेक्ट आंसर। चलते हैं, अ टीचर रिमूव द टर्न टेबल फ्रॉम अ माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन एंड प्लेसेस अ बार ऑफ चॉकलेट इन द ओवन चॉकलेट प्रॉब्लम, शी देन स्विचेस द ओवन ऑन फॉर अ शॉर्ट टाइम। घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चॉकलेट का बार उठाइए और ओवन में डाल दीजिए, 30 सेकंड्स के बाद उसको निकालिए। ठीक है, 30 सेकंड या 30 सेकंड तो ज्यादा ही हो गया, 15 सेकंड्स के लिए डाल दीजिए उसको, उसके बाद उसको निकालें। जब निकालेंगे तो चॉकलेट पे दो जगह होल मिलेंगे आपको। अब वो क्यों होते हैं, स्टैंडिंग वेव्स बनती है। ठीक है, माइक्रोवेव के अंदर से माइक्रोवेव गाइड जहां पे लगा हुआ होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, वहां पर उधर से स्टैंडिंग वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है। स्टैंडिंग वेव जो है वो यहाँ पे आती है, लगती है, बनती है। तो जहां पर आपको ये होल नजर आएंगे तो वहां पर एंटी नोड्स होंगे, क्योंकि जाहिर है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है एंटी नोड्स पे, और नोड्स पे हमें पता है कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपको मैं वेव बना के सिर्फ समझा देता हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सो देखा जाए तो ये दो एंटी नोड के दरमियान जो फासला है, दिस वुड बी लैम्डा बाई 2। कह रहे हैं दिस वुड बी लैम्डा बाई 2। अब देखो, बात सही है कि ये लैम्डा बाई 2 जो है इसकी वैल्यू गिवन है 6.0 सेंटीमीटर। कह तो रहा है कि व्हेन द चॉकलेट इज रिमूव, the teacher observed there are two small sections of the melted chocolate of 6.0 centimeter apart with an unmelted chocolate in between. Each section of the melted chocolate is located at antinode. ठीक है, assume that the speed of the microwave is 3 exponent 8 meter per second. What is the frequency of the microwave? तो ये आप lambda is equal to 12.0 सेंटीमीटर कर सकते हो। उसके बाद आपको पता है कि वो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन वेवलेंथ। सो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई वेवलेंथ कितनी हो गई आपकी, 12 इंटू 10⁻²। सॉल्व करें और बताएं क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है बच्चों। ठीक है, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाई 12 एक्सपोनेंट -2, दिस वुड बी 2.5 इंटू 10⁹ हर्ट्स, यानी गीगा में चला जाएगा। सो 2.5 गीगा हर्ट्स, सी करेक्ट आंसर है। अ साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द राइट पार्टिकल्स ऑफ द साउंड वेव विद अ डिस्टेंस एट 1 इंस्टेंट। यानी ऊपर वाले जो है ये सब राइट की तरफ जा रहे होंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऊपर वाले सारे राइट की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, और नीचे वाले जो होंगे वो सारे के सारे लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे। यस और नो, याद है?
जी बच्चों, याद है? ये मैंने पार्टिकल्स यहाँ पे बनाकर दिखाया भी था आपको। चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने बनाए थे इस तरीके के, ये साउंड वेव है। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, ये सारे लेफ्ट साइड राइट पे जा रहे हैं, ये सारे राइट पे जा रहे हैं। तो मैं उसको यहाँ बना देता हूँ, ये सारे के सारे राइट पे जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे राइट पे जा रहे हैं, और इन्हीं से आगे जो पार्टिकल्स होंगे भाई, और यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये सारे के सारे कहाँ आ रहे होंगे, ये लेफ्ट पे आ रहे होंगे, ये लेफ्ट पे आ रहे होंगे। क्लियर? सो मैं उनको यहाँ बना देता हूँ, ये सारे लेफ्ट पे आने की कोशिश करना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। विच लेटर रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ कंप्रेशन? सो भाई यहाँ से भी पार्टिकल इधर आ रहे हैं, इधर से भी इधर आ रहे हैं, तो इस जगह पे कंप्रेशन हो रही होगी, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ कंप्रेशन हो रही, तो बी इज द सेंटर ऑफ कंप्रेशन। आ रही बात समझ में? बी इज द सेंटर ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी फर्दर पार्टिकल राइट पे जा रहे होंगे, तो यहाँ पर हो रही होगी रेयरफेक्शन। ठीक है, यहाँ हो रही होगी रेयरफेक्शन। क्लियर है? तो ये 26। ठीक है, अब बजर इमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 846 हर्ट्ज, 846 हर्ट्ज। ये उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग एंड रोटेटेड टू अ हॉरिजॉन्टल सर्किट। द लीनियर स्पीड ऑफ द बजर इज दिस, लीनियर स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, द स्पीड ऑफ द साउंड इज v। व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर? सो भाई ये कब होगी, जब वो इसके बिल्कुल सामने इस तरफ घूम के इस तरफ आएगा, तो उसको मैक्सिमम स्पीड ऑब्जर्व करे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, यानी एफ नॉट। सो एफ नॉट पूछ रहा है, तो एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस। ये उसके अप्रोच कर रहा है ना, तो अप्रोच करने के लिए हमने नेगेटिव साइन लगाया डिनोमिनेटर में, इनटू एफ। सो ये क्या हो जाएगा, 340 डिवाइडेड बाई 340 माइनस का 25 होल मल्टीप्लाई बाई 846, और फ्रीक्वेंसी 846 से ज्यादा ही होगी। खैर वैसे तो ए और बी तो ऐसी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाना चाहिए, 908 और 930। आओ जरा चेक कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या होगा, 340 डिवाइड बाई 340 माइनस 25 होल मल्टीप्लाई बाई 846, 913.14 हर्ट्ज। तो ये 913 डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? Vertically polarized light of intensity I naught is incident normally on a polarizing filter. The transmission axis of the filter is an angle of theta to the plane of the polarization of the light. The intensity of the light after passing through the filter is I naught by 3, 1/3 हो गई। What is the angle theta? तो ये फॉर्मूला यूज करो, I equals to I naught cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसने क्या है, ये ट्रांसमिशन है, ये ट्रांसमिटेड है, और ये भी ट्रांसमिटेड है। सो ट्रांसमिटेड की वैल्यू आई नॉट बाई 3 दी हुई है, आई नॉट बाई 3, ये आई नॉट, ये कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा रिप्लेस कर दो, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल करो, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3, नेगेटिव साइन फिलहाल इग्नोर करो। ठीक है, सो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3, जो कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, 54.73 डिग्री, 54 पॉइंट यानी 55 डिग्री राउंड ऑफ करके टू सिग्निफिकेंट फिगर में। 28 which statement compares the behavior of the transverse and longitudinal wave? ठीक है, which statements compare the behavior of transverse and longitudinal wave? ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव एक तो पोलराइजेशन की बेस पर हम इनको कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप पोलराइज नहीं कर सकते, ट्रांसवर्स वेव को आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी डिफ्रैक्टेड, ये कंपैरिजन नहीं बनेगा ना, वो कह रहा है कंपेयर, वर्ड उसने कंपेयर का किया है, कंपेयर कैसे करोगे? ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है बच्चों? Next, I student uses the diffraction grating to determine the wavelength of the visible light from a source. The diffraction grating has 300 lines per millimeter. 300 lines per millimeter का क्या मतलब है?
डायफ्रैक्शन की रेटिंग है 300 लाइन्स पर मिलीमीटर। भाई ये क्या है, 1/d की वैल्यू है। द स्टूडेंट मेजर द एंगल थीटा of each of order n of the intensity maxima. A graph of n, अच्छा ये मैक्सिमा है, ये सारे मैक्सिमम ऑर्डर्स हैं। A graph of n against sin theta is plotted. The line of the best fit for the plotted points is shown and has a gradient g. Which expression represent the wavelength in meter of the visible light in terms of g? Which expression represent the wavelength? wavelength को represent करना है। ठीक है भाई, कर लेते हैं। लैम्डा को फॉर्मूला क्या है, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, आप लैम्डा को एक तरफ कर लीजिए। जब आप लैम्डा को एक तरफ करेंगे तो ये डी साइन थीटा अपॉन एन हो जाएगा। ऐसे ही है, उसने वेवलेंथ ही रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है ना। अब आप लैम्डा को एक तरफ कर लीजिए और ये एन और साइन थीटा इन्हें भी एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि इसकी फॉर्म में ग्रेडियंट है। ठीक है, तो मैं साइन थीटा अपॉन एन को एक तरफ करके मल्टीप्लाई बाई डी कर देता हूँ। अच्छा, अब इस लाइन का जरा ग्रेडियंट चेक करें। तो अगर मैं इस लाइन का ग्रेडियंट देखता हूँ, इस लाइन का अगर मैं ग्रेडियंट देखता हूँ तो ग्रेडियंट होगा राइज अपॉन रन। राइज कितना है एंड रन कितना है ये, तो ग्रेडियंट जो है वो हो जाएगा आपका, ग्रेडियंट को उन्होंने जी से रिप्रेजेंट किया ना, इन टर्म्स ऑफ जी। जी इज द ग्रेडियंट, ये रहा, जी इज द ग्रेडियंट। सो मैं इसको जी कह देता हूँ, मैं इसको जी कह देता हूँ। सो अब जी की वैल्यू जो है वो है एन अपॉन साइन थीटा, तो ये साइन थीटा अपॉन एन है, तो ये 1/g हो जाएगा। ठीक है भाई, जरूरत ही नहीं इतना दिमाग लगाने की। तो दिस वुड बी 1/g मल्टीप्लाई बाई डी। सो ये इक्वेशन होगी डी अपॉन जी, वेयर डी की वैल्यू कहाँ गिवन है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये 1/d की वैल्यू है, डी की वैल्यू नहीं है। तो आओ जरा साइड पे चल के कहीं पर डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू होगी 1/300। ठीक है, और लाइंस पर मिलीमीटर है ना, तो पर मिलीमीटर है, ये 300 लाइंस पर मिलीमीटर है, तो ऊपर 10⁻³ कर दो, ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1/300 हो जाएगा। सही है, कन्वर्ट करते हैं इसको, 1 exponent -3 divided by 300, this would be 3.33 into 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ मीटर, -6 मीटर आ गया 3.33। तो अब इस इक्वेशन को उठाओ। ठीक है, इस इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻⁻6 डिवाइड बाई जी। तो इस हिसाब से ये सी करेक्ट आंसर बन रहा है इसका। ठीक है बच्चों, क्लियर है, सी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। आगे चलते हैं। द वेव, टू वेव्स मीट, what is not a necessary condition for the wave to produce a stationary wave, यानी इसकी जरूरत ही नहीं है, खामखा इन्होंने उठाकर लिख दिया। ठीक है, दे मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप, ये जरूरी है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दे मस्ट बी ऑफ द सेम पीरियड, जरूरी है, इनकरेक्ट हो जाएगा। दे मस्ट बी ऑफ द सेम वेवलेंथ, जरूरी है, इनकरेक्ट हो जाएगा। दे मस्ट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, ये जरूरी नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और बात, सेम डायरेक्शन में स्टेशनरी वेव नहीं बनेगी। मैं फिर बताता हूँ। लास्ट वाला जो पॉइंट है, पॉइंट डी, वो कह रहा है कि स्टेशनरी वेव बनने के लिए जरूरी नहीं है, वो है पॉइंट डी, इसलिए कि सेम डायरेक्शन में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस नहीं होती, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन के अंदर आपका इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लेकिन स्टेशनरी वेव बनाने के लिए दो वेव्स का अपोजिट डायरेक्शन में आना जरूरी है। इस हिसाब से डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है। ठीक है, डी आंसर है। द लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, यानी मोनोक्रोमेटिक वेव है, is incident normally on a double slit. Interference fringes are observed on the screen. The distance from the double slit to the screen is 0.60 meter, and the fringe separation is 1.8 millimeter. Distance from the double slit to the screen increases by 0.90 meter. अच्छा, what is the new fringe separation? अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ये है, वो ये कह रहा है कि the distance from the double slit to the screen is d. The separation is given, which is 1.8 millimeter x. The distance from the double slit to the screen is increases by. जब भी कभी वर्ड increases by का होना भाई, तो ये बेसिकली ये डेल्टा होता है।
ये चेंज आपको बताता है। आ रही बात समझ में? अब सुनना, ये डेल्टा है, चेंज है, यानी 0.9 का उसमें इंक्रीमेंट कर दिया, इजाफा कर दिया, तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। पहले तो ये समझो, फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन डी। ठीक है, सबसे पहले डी और एक्स का रिलेशन एक तरफ कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाई एक्स। सो ये ए अपॉन लैम्डा जो ना, दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसका कोई भी नाम दे दो, के दे दो, सही है। तो इज इक्वल टू डी और ये एक्स, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान देना, क्योंकि ए भी चेंज नहीं कर रहे ना, ए क्या है, स्लिट सेपरेशन है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वो भी चेंज नहीं कर रहे। चेंज क्या कर रहे हो आप चेंज, आपने सिर्फ क्या किया, स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का फासला बढ़ा दिया, यही किया ना, तो उन दोनों का रिलेशन बना दिया, बाकी सब कांस्टेंट कंसीडर कर लिया। अब पहले इधर देखो, इसकी वैल्यू थी पहले, डी की वैल्यू कितनी थी, 0.6, ठीक है, और एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू थी 1.8। ठीक है, अभी मैं यूनिट में नहीं रख रहा, आखिर में यूनिट लगा देंगे, मसला नहीं है। अब आपने डी की वैल्यू को 0.6 से बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, उसमें 0.9 का इजाफा कर दिया। तो जब आप 0.9 का इजाफा कर दिया तो 0.6 प्लस 0.9 करो, ठीक है, यानी जो आपका न्यू डी की वैल्यू होगी, इधर लिख देता हूं, सो डी की जो नई वैल्यू होगी, डी एन कर देते हैं, 0.6 प्लस 0.9, दिस वुड बी 1.5। सो आपने डी की जो नई वैल्यू होगी वो 1.5 कर दी, ठीक है। तो अब 1.5 इज डायरेक्टली ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब सवाल है कि आपने 0.6 से 1.5 कितना गुना बढ़ाया, कितना टाइम्स बढ़ाया। सो ऑब्वियसली आपने 2.5 टाइम्स बढ़ाया। आप 2.5 को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो आपके पास कितना आएगा, 0.6 से, ठीक है, तो आपके पास आएगा 1.5। तो जब आपने लेफ्ट साइड पर लेफ्ट साइड पर लेफ्ट साइड पर इस जगह पर 0.6 से बढ़ा के वैल्यू 1.5 की, डी की वैल्यू को कितना गुना बढ़ाया आपने, 2.5 बढ़ाया। सो भाई राइट साइड पे एक्स की वैल्यू भी तो 2.5 टाइम्स बढ़ेगी। तो अब आप इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई करो, क्यों नहीं कर रहे हो। जब इसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 1.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5, दिस वुड गिव यू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5, दिस वुड गिव यू 4.5। अब लगा दो यूनिट मिलीमीटर, सी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात, ये रिलेशन से हमने निकाल दिया। अब किसी को अगर ये चीज यहाँ समझ में नहीं आ रही कि रिलेशन से कैसे होगा, क्या होगा, तो भाई वो ये सब ना करे, वो उसने ये रिलेशन, दूसरा मेथड बता रहा हूँ। सो ये डी अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन एक्स का रेशियो बनेगा। सो D1 x1 अपॉन D2 x2 का रेशियो होगा, ठीक है। और यहां से अगर आपको x2 निकालना है तो x2 को एक तरफ कर लो आप, ठीक है, x2 को एक तरफ कर लो। सो x2 उधर चला जाएगा, तो x1 मल्टीप्लाई बाई D2 डिवाइडेड बाई D1। x1 कितना है, 1.8 मल्टी, अच्छा मैं किसी का यूनिट चेंज नहीं कर रहा, जरूरत नहीं है। 1.8 इंटू D2 की वैल्यू है 1.5 डिवाइडेड बाई D1 0.6। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.6। दिस विल गिव यू x2 की वैल्यू कितनी गिरेगा, 4.5 मिलीमीटर। भाई इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, रेशियो बनाकर। अब इज मेड फ्रॉम द मेटल ऑफ द कांस्टेंट रेजिस्टिविटी। कांस्टेंट रेजिस्टिविटी की बात, अब इज मेड फ्रॉम द मेटल ऑफ द कांस्टेंट रेजिस्टिविटी, देयर इज अ कांस्टेंट current in the wire, which statement about the potential difference across the wire is current is correct, ठीक है। करंट जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेजिस्टिविटी है, करंट कांस्टेंट होने का मतलब है V अपॉन R का रेशियो कांस्टेंट है। स्टेटमेंट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज कांस्टेंट, ठीक है। आओ जरा इसको देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब भाई देखो, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया, ठीक है। अब रो तो कांस्टेंट है, इसकी तो बात ही नहीं करें। आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर की जगह लिख सकते हैं V अपॉन आई। सो मैं आर की जगह लिख सकता हूँ V अपॉन आई रो L अपॉन एरिया, ठीक है, ठीक है। करंट कांस्टेंट है, करंट की बात नहीं करूंगा, रेजिस्टिविटी की बात नहीं करूंगा। आ रही बात समझ में। अब वो कह रहा है कि बताओ
कौन सी इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, इट इज डायरेक्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बिल्कुल सही बात कर रहा है। V जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी ये I की बात आप नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो V को आप लिंक कर सकते हो लेंथ ऑफ द वायर सेल। बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट है। आगे भी देख लो, V is inversely proportional to the length, V inversely proportional to area है, V is directly proportional to diameter, नहीं, V is inversely proportional to diameter, V is proportional to diameter, proportional बोल के उसने जो है सॉरी, V is inversely proportional to diameter, V is inversely proportional to the square of the diameter बोलता तो समझ में आता, क्योंकि एरिया में डायमीटर का स्क्वायर छुपा होता है, तो अगर ये उसको लिंक करता है स्क्वायर ऑफ द डायमीटर तो बात ठीक थी, इसने नहीं किया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ए ठीक है। आगे चलता है। आई वी characteristics फॉर 3 electrical components are shown, which component obeys Ohm's law? ठीक है, कौन सा Ohm's law को ओबे करेगा? एक तो ये करेगा, ठीक है, ये रजिस्टर है, आ रही बात समझ में, तो और तो कोई भी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि ओम्स लॉ में आपको पता है अगर हम करें V इज इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू 1/r टाइम्स V करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m, ये हो जाएगा x प्लस c, तो यहाँ प्लस 0 आता है, तो y इंटरसेप्ट 0 होता है, जबकि यहाँ पर ये y इंटरसेप्ट माशाल्लाह इन्होंने y इंटरसेप्ट शो करवाया हुआ है, तो इस रिलेशनशिप में तो ओम्स लॉ लग नहीं रहा, ठीक है, इसमें भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ बनता है, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर होगा, रजिस्टर वाला, फिक्स रजिस्टर। ए सॉरी, डायग्राम ए या डायग्राम फर्स्ट जो है वो उसकी करेक्ट होगी। अब डायग्राम फर्स्ट में क्या नंबर दिया हुआ है, इन्होंने 1 दिया हुआ है, तो उस हिसाब से टी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? A resistor of resistance 200 ohm is connected to a supply of that the potential difference is 4 volt, 2 ohm, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस है। How many electrons enter the resistor in 4 seconds? अच्छा, सबसे पहले तो चार्ज पता करने की कोशिश करते हैं, R है और V है, इससे I पता करते हैं। So I is equals to V upon R, Q upon T is equals to V upon R. So यहाँ से आप Q निकालें तो V T upon R. So Q की वैल्यू आएगी 4 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। So 4 1 जा 4, अभी कैंसिल कर दो भाई, इसको क्या वैल्यू आएगी, 16 अपॉन 200, so that would be 0.08 कूलम। सो 1 कूलम चार्ज की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये होते हैं 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? तो 0.08 कूलम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 5 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है भाई, एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने चार्ज निकाल के वहां से कंपेयर कर लिया। अब ये एक क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है भाई, तगड़ा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, वो कह रहा है कि डायग्राम शो अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टर 1 ओम, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी कितनी थी, 1 आर है, कनेक्टेड टू अ वेरिएबल रेजिस्टर व्हेन द वेरिएबल रेजिस्टर हैज एन इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम्स, ठीक है। वो कह रहा है कि व्हेन द वेरिएबल रेजिस्टर हैज इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ 2 आर, इसकी वैल्यू इनिशियली 2 आर थी, द करंट इन द सेल इज I1, करंट जो है ना सेल में I1 था, ठीक है। अच्छा, एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज V1, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V1 था, ठीक, V1 इक्वल टू I1, इस तरह से आप कर लें पहले केस के लिए, I1 इंटू इनिशियली जो रेजिस्टेंस थी वो भी हम देख लेते हैं कितनी थी, I1 इंटू 2R, ठीक है, यानी इधर जो V1 मिलेगा वो I1, यानी इधर से पास होने वाला जो करंट होगा दैट वुड बी I1, तो वो करंट यहां से पास होगा और I1 इंटू 2R हो जाएगा, I1 इंटू 2R हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है द वेरिएबल रेजिस्टर इज नाउ एडजस्टेड टू अ न्यू रेजिस्टेंस ऑफ 4R, ठीक है।
यानी इनिशियली पहले इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस देखो कितनी है, ठीक है। इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है वो है, पहले ये 1 ओम, ये तो फिक्स है, और 1 आर, और ये पहले कितनी थी इनिशियली, पहले केस में ये थी 2 आर, तो टोटल थी सर्किट की रेजिस्टेंस 3 आर। अब जब सर्किट की रेजिस्टेंस, मतलब अब जब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस 2 आर से बढ़ाकर 4 आर कर दी है नए केस के अंदर, ठीक है, नए केस के अंदर इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा के 4 आर कर दी, तो ये तो पुराना ही 1 आर था, ठीक है, और इसकी वैल्यू बढ़ाकर 4 आर कर दी, तो अब टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 5 आर, ठीक है। अब सुनना, अब क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द न्यू करंट इन द सेल एंड द न्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। नया करंट क्या होगा भाई, इस पूरे सीरीज सर्किट को उठाकर अगर तुम देखोगे तो पूरे सीरीज सर्किट में ये 2 रेजिस्टर लगे हुए, इंटरनल और ये, इन दोनों को जब ऐड किया तो टोटल रेजिस्टेंस 3 थी। जब केस नया आया और यहां से ये 2 आर चेंज होके आपका 4 आर हो गया, तो अब जो टोटल रेजिस्टेंस थी वो 5 आर थी। यानी देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो 3 से 5 की तरफ जाते जाते, ठीक है, 3 से 5 की तरफ जाते जाते कितना टाइम्स बढ़ा, तो मैं 5 डिवाइड बाई 3 कर देता हूं तो फैक्टर आ जाएगा, तो ये 1.66 टाइम्स, ठीक है, यानी ये 5/3 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ गई। यानी अगर मैं 3 को 5/3 से मल्टीप्लाई कराऊं, 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये 5 आर आ जाएगा, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस आपकी 5/3 टाइम्स बढ़ गई। तो जितना रेजिस्टेंस बढ़ती है करंट उसी का रेसिप्रोकल कम होता है। आ रही बात समझ में। सो करंट अगर पहले I1 था, तो करंट अगर पहले I1 था तो करंट हो जाएगा, अब ये 5/3 बढ़ा तो करंट 3/5 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कम। क्लियर है, रेजिस्टेंस बढ़ती है करंट कम हो जाता है, सेम रेशियो में बढ़ते हैं कम होते हैं। तो 3/5 का मतलब होता है 0.6 टाइम्स ऑफ I1, ठीक है, तो करंट इसका डिक्रीज होके 0.6 पे आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ए और बी को आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब सवाल है कि चलो भाई ये बात समझ में आ गई, नया वोल्टेज क्या होगा, न्यू टर्मिनल पोटेंशियल का नाम रख दो Vn। अब Vn क्या होगा, Vn किसके लिए आप रखेंगे, न्यू करंट इनटू न्यू रेजिस्टेंस, ऐसा क्या। अब जो न्यू करंट होगा वो कितना है, न्यू करंट आपको पता है 0.6 है ओल्ड करंट का, आप यहां पर रखें 0.6 I1। न्यू रेजिस्टेंस क्या है इधर, वो है 4R, आप रखें 4R, ठीक है। अच्छा अब क्या करें भाई, अब इस 4R को मैं करूंगा ब्रेक, ध्यान से, क्योंकि मैं आगे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराने वाला हूं यहां, ध्यान से, इस 4 को करूंगा मैं ब्रेक। अच्छा क्या करूंगा ब्रेक करके, 2 में ब्रेक करूंगा, ठीक है, इस 4 को करूंगा ब्रेक और इसको 2 में। सो देखिए ये 0.6 अपनी जगह, ये 0.6 जो है वो अपनी जगह पर आएगा, ठीक है। ये I1 को उठाकर इधर लिखूंगा, थोड़ा सा इधर कर देता है, I1 को उठा के इधर लिखा, ये 4R को ब्रेक करूंगा 2R में, 2R लिख दिया, और बाकी का 2 कहाँ जाएगा, बाकी का 2 मैंने मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ, ठीक है, इधर कर दिया, और इसको कर दिया पूरा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, कुछ नहीं किया, 0.6 अपनी जगह, I1 को अंदर कर दिया, ये 4R को ब्रेक किया, 2R ये रहा और 2R ये रहा। अब आप गौर से देखिए, जो ब्रैकेट के अंदर वाला सीन है I1 इंटू 2R, इसकी जगह मैं V1 लिख सकता हूँ ओल्ड, क्योंकि आंसर V1 के फॉर्म में, तो मुझे V1 को सब्स्टिट्यूट कराना है। सो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इस पूरे की जगह उठाकर लिख दूंगा V1, और ये 0.6 इंटू 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 1.2, और ये हो जाएगा मेरा न्यू वोल्टेज। सो ये जो है डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। इज दैट क्लियर, समझ आई सबको, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, ठीक है। The diagram shows a 4-terminal box connected to a battery and 2 ammeters. Current in 2 ammeters are identical. ठीक है। In which circuit within the box gives the result? क्या result चाहिए?
द डायग्राम शोज अ 4 टर्मिनल बॉक्स कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड टू। अच्छा, तो भाई आपको क्या कह रहा है कि वो 4 टर्मिनल बॉक्स हैं टू अ बैटरी एंड 2 एमीटर्स। द करंट इन 2 एमीटर्स आर आइडेंटिकल। दोनों में करंट जो है वो सेम होने चाहिए। तो भाई इसका मतलब है कि आपको यहाँ से एक सीरीज सर्किट चलाना है। अगर यहाँ यहाँ करंट सेम करना है तो आपको सीरीज सर्किट चलाना होगा। इज दैट क्लियर? तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा ना, तो ये पैरेलल सर्किट बन जाएगा और ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये तो कनेक्ट ही नहीं है, तो फिर तो ये सर्किट ही ओपन हो जाएगा। मतलब यहां से ओपन हो जाएगा, ये सर्किट यहां से क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ तो करंट मिलेगा ही नहीं। तो इस हिसाब से ए इनकरेक्ट हो गया। बी पे जाओ। बी में आपने चलो यहाँ पे वो लगा दिया, लेकिन इन सबको कनेक्ट कर दिया वायर से, ये सारे शॉर्ट हो जाएंगे। इनकरेक्ट। ठीक है, शॉर्ट कर दिया ना आपने, इन दोनों को भी कनेक्ट कर दिया तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गया। सी पर आओ। ठीक है, सी पे आकर अगर आप, ठीक है, यहाँ एक रजिस्टर लगाते हो, यहाँ एक रजिस्टर लगाते हो, तो भाई इसका तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इधर से करंट कहाँ निकल के वापस सर्किट कहाँ कंप्लीट करेगा, तो इधर तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इधर वैल्यू आपको मिलेगी। सी भी इनकरेक्ट। डी देखो, यहाँ पे अगर मैं एक रजिस्टर लगा दूं और इसको शॉर्ट कर दूं, मतलब इसको कनेक्ट कर दूं, तो यहाँ से जब करंट जाएगा तो बिल्कुल सीरीज में आएगा, तो इधर और इधर करंट की वैल्यू सेम होगी। डी करेक्ट आंसर है। 37, ईच ऑफ किरचॉफ्स लॉ, each of the Kirchhoff's two law presume that some quantity is conserved. Which law states first law and names the quantity that is conserved? ठीक है, पहली बात है फर्स्ट लॉ में चार्ज कंजर्व्ड। आंख बंद करके चार्ज को टेक करो, एनर्जी को तो पढ़ना भी नहीं, एनर्जी को गुना मिलेगा एनर्जी को पढ़ने से। फर्स्ट लॉ। अब ए में कह रहा है अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। ठीक है, एट अ जंक्शन इज जीरो, बात बिल्कुल सही है। यानी करंट जितना एंटर होगा किसी जंक्शन में, ठीक है, उतना ही लीव करेगा। ठीक है, जितना करंट एंटर होगा, ठीक है, उतना लीव करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम इसके जितना एंटर हो रहा है उसके इक्वल होगा। और सी में क्या कह रहे थे, ईएमएफ, ईएमएफ की तो बात ही नहीं है भाई, हटा दो, ईएमएफ की बात नहीं है। टू न्यूट्रल एटम्स आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, विच स्टेटमेंट अबाउट द एटम इज करेक्ट? विच स्टेटमेंट अबाउट द एटम इज करेक्ट? अच्छा जी, तो दे हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एंड अ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के नंबर डिफरेंट क्यों होंगे? दे हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। करेक्ट है। ठीक है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मीजॉन? एक क्वार्क, एक एंटी क्वार्क, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क। ए इसका करेक्ट आंसर है। 40, a nucleus of the carbon 11 contains 6 proton 5 न्यूट्रॉन। कार्बन 11 है, कार्बन 11 यहाँ पे 6 होगा, उसमें कह रहे हैं 6 प्रोटॉन है 5 न्यूट्रॉन है। द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन 11 डिकेज बाय पॉजिटिव बीटा इमिशन। तो बीटा पॉजिटिव निकलेगा तो क्या होगा? ठीक है, जब बीटा पॉजिटिव निकलेगा तो इसका मतलब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। आ रही बात? सो बीटा इमिशन होगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, साथ में पॉजिटिव बीटा। ठीक है, यानी कि 6 प्रोटॉन है ना, तो ये 5 प्रोटॉन हो जाएंगे, तो ये 5 बाद में 5 प्रोटॉन्स हो जाएंगे और बाद में 6 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। अब एक उसमें अप प्लस डाउन ऐसे करके कर लेते हैं अलजेब्रिकली। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर होगा अप प्लस डाउन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 2u प्लस डी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा u प्लस 2d। ठीक है, अब जरा देखते हैं, अलजेब्रिकली सही रहता है। तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10u हो जाएगा, प्लस ये 5d हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6u, प्लस ये हो जाएगा 5d। ठीक है, सो टोटल u और d देख लो। ठीक है, ऐड कर लो, ये u से u ऐड कर लो, तो मेरे ख्याल में ये हो जाएगा आपका 16u, प्लस आप ये d में d ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 17। दैट वुड बी
17, तो 17D हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस हिसाब से 16U यानी 16 अप कॉर्क और 17 डाउन कॉर्क, 16 अप कॉर्क एंड 17 डाउन कॉर्क। ठीक है भाई, इसका बी करेक्ट आंसर बन रहा है इसका। ठीक है।